इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, किस प्रकार की बाजार में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए, मुक्त बाजार या खुली अर्थव्यवस्था में, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सी ए तथा बी दोनों में, डी नियंत्रित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित बाजार में कह सकते हैं। तो उपभोक्ता का प्रभुत्व जो है वह होता है ए तथा बी दोनों बाजारों में, खुली बाजार में भी होता है और मिश्रित बाजार में भी होता है। मुक्त बाजार या खुली बाजार क्या है, या खुली अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसा देश जिस देश में आयात निर्यात दोनों आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसे मुक्त देश या मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। इसके अलावा पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है जान लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति के सभी साधनों पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्र या व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए उसे निजी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था स्वतः संचालित होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम पूछा जाए तो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है जान लेते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर पूरे समाज का स्वामित्व होता है, कह सकते हैं सामाजिक स्वामित्व होता है। साथ ही उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं किया जाता है बल्कि सामाजिक एवं सामूहिक हित में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण किया जाता है जिससे मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होने पाता है। तो मानव द्वारा मानव का शोषण समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सह-अस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक रूप से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो एक का सही आंसर जो है वह है सी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सरकार निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, उपरोक्त सभी में। तो सरकार निर्णय प्रक्रिया में बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती है, बी सही है। बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश तथा बचत कीमत यंत्र के निर्देशों पर चलती हैं, अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बी सही हो जाएगा 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का होता है, उपभोक्ता का होता है, निजी फर्म का होता है, उद्योगपति का होता है। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो है सरकार का होता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा किया जाता है और यह केंद्रीय नियोजन सत्ता जो है सरकार के रूप में काम करती है। केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनियोग,
पूंजी निर्माण आदि से संबंधित फैसले जो है केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, और यह केंद्रीय सत्ता एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो है वह सरकार का होता है। ये सही है 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? उपभोग, विनिमय, उत्पादन, सभी। तो यह सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। उपभोग, विनिमय, उत्पादन सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में विद्युत, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी को रखा जाता है। अगर सामाजिक उपरिव्यय की बात की जाए या सामाजिक क्रियाओं की बात की जाए तो स्वच्छता, साफ सफाई, शिक्षण व्यवस्था, आवास को सामाजिक उपरिव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं, आय का अधिक होना, सीमित दुर्लभता। तो संसाधनों चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। तो चुनाव की समस्या से जो संबंधित नहीं है वह है आय का अधिक होना। बाकी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या उत्पन्न करता है। असीमित आवश्यकताएं या बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छाएं या आवश्यकताएं चुनाव की समस्या उत्पन्न करती है। और संसाधनों का दुर्लभ या सीमित होना भी चुनाव की समस्या उत्पन्न करता है। तो यह आय जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं करता है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से घटकर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तथा मांगी गई मात्रा 50 से घटकर 100 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच। तो P1 कितना दिया गया है? 10 दिया गया है प्रारंभिक कीमत। P2 कितना दिया गया है? P2 दिया गया है 5 हो जाती है 5। तो डेल्टा P निकल आएगा, डेल्टा P निकलेगा P1 माइनस P2 5। इसी प्रकार से Q1 कितना दिया है? Q1 दिया है Q1 मांगी गई मात्रा 50 Q1 50 दिया गया है और Q2 दिया गया है 100। तो डेल्टा Q कितना निकलेगा? Q1 माइनस Q2 तो हो जाएगा -50 हो जाएगा। डेल्टा Q 50 हो जाएगा। अब इसको सूत्र में रखने पर डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P1 अपान Q1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल्टा Q हो जाएगा डेल्टा Q 50 डेल्टा Q 50 Q 5 गुणे 10 अपान 50। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा इसका, और 2 ऑप्शन में दिया ही नहीं है हमें लग रहा। 5.5 1 कोई नहीं, तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सही है? TC टोटल कास्ट बराबर TFC इंटू TVC, टोटल कास्ट बराबर TFC प्लस TVC, टोटल कास्ट बराबर, तो जहाँ टोटल कास्ट होगा वहाँ जुड़ेगा ही, तो जुड़ जाएगा तो यह TFC अपान TFC प्लस TVC हो जाएगा, तभी कुल निकलेगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी। टोटल फिक्स्ड कास्ट TFC होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट, अर्थात कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत का के संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। क्या क्या बातें हैं? TFC का उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन से संबंध नहीं होगा। तो 4 लागतें दे दी जाएंगी, उसमें TFC आंसर रहेगा। तो TFC का उत्पादन से संबंध नहीं होता है। TFC उत्पादन की मात्रा को प्रभावित नहीं करती है, अतः कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि अल्पकाल की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है उसे ही TFC कहा जाता है। मार्शल ने TFC को पूरक लागत, संक कास्ट तथा ऊपरी लागत कहा है।
तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएफसी के अन्य नाम क्या हैं, या पूरक लागत किसको कहा जाता है। तो पूरक लागत या ऊपरी लागत या संक कास्ट जो है वह टीएफसी टोटल फिक्स्ड कास्ट कुल स्थिर लागत को कहा जाता है। दूसरा है टीवीसी। टीवीसी क्या है? तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट कुल परिवर्तनशील लागत, यह 3 ढाल वाली होती है। टीवीसी बताती है कि आरंभ में ढाल कम हो रहा है या आरंभ में उत्पादन बढ़ने पर टीवीसी बढ़ती है, लेकिन घटती दर से, पर एक बिंदु पर स्थिर होने के बाद जब उत्पादन मात्रा बढ़ाई जाती है तो टीवीसी तेजी से बढ़ती है। टीवीसी मूल बिंदु से निकलती है। अगर उत्पादन शून्य होता है तो टीवीसी भी शून्य होती है। टीवीसी को प्रारंभिक लागत या मुख्य लागत भी कहा जाता है। प्रारंभिक लागत या मुख्य लागत भी कहा जाता है। टीएफसी का आरेख एक्स अक्ष के समांतर बनता है, या कह सकते हैं टीएफसी का आरेख पूर्णतः लोचदार होता है, और टीवीसी का आरेख 3 ढाल वाला होता है, जिसको कह सकते हैं ये टीवीसी है। एक 3 ढाल वाला ये आरेख है। और टीवीसी को क्या कहा जाता है? टीवीसी को प्रारंभिक लागत या मुख्य लागत भी कहा जाता है। टीसी इसी प्रकार से, टीसी मूल बिंदु के थोड़ा सा ऊपर से प्रारंभ होता है, तो ये हो जाएगा आपका टीएफसी, और यहाँ से टीसी प्रारंभ हो जाएगा, टोटल कास्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में शून्य होने पर कुल लागत होगी शून्य, टोटल कास्ट क्या होगी? शून्य होगी। बी परिवर्तनशील लागत के बराबर होगी। सी स्थिर लागत के बराबर होगी। डी स्थिर या बंधी लागत के बराबर होगी। तो उत्पादन के शून्य होने पर कुल लागत जो है स्थिर या बंधी लागत के बराबर होगी। डी सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो छायांकित क्षेत्र टीएफसी के बारे में बता रहा है। टीएफसी ए ऑप्शन में है। 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत उपभोग वक्र की आकृति कैसी होती है? तो गिफिन वस्तुओं के लिए उपभोग वक्र की आकृति पीछे की ओर मुड़ती हुई होती है। पीछे की ओर मुड़ती हुई ये ऐसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एंजिल अर्थशास्त्री से किस देश के अर्थशास्त्री थे? प्रोफेसर एंजिल जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एंजिल नियम दिया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एंजिल वक्र व्यक्त करता है, किससे व्यक्त होता है एंजिल वक्र? उपयोगिता वक्र से, औसत लागत वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, आय उपभोग वक्र से। तो एंजिल वक्र आय उपभोग वक्र से व्यक्त होता है। आय उपभोग वक्र ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा। 13 का डी आंसर सही है। उत्पतन सिद्धांत किसने दिया? नर्क्स, रोडान, मिडल, कोई नहीं। तो उत्पतन सिद्धांत रोस्टो द्वारा दिया गया था। रोस्टो ने जो 5 आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं दी थी, उन अवस्थाओं में एक अवस्था है उत्पतन की अवस्था, या उसे कहा जा सकता है टेक ऑफ स्टेज है, या इसको कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की अवस्था, या इसी को ही उत्पतन की अवस्था कहा जाता है। क्या है उत्पतन या आत्मनिर्भरता की अवस्था? जब कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकता की वस्तु की पूर्ति स्वयं करता है तो उसे आत्मनिर्भरता कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियों को पुश करती हैं जो थर्ड अवस्था में आती हैं, तीसरी अवस्था में आ जाती है। कुछ आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है कोई अर्थव्यवस्था तीसरी अवस्था में पहुंच जाती है। इसके अलावा चौथी अर्थव्यवस्था को परिपक्वता की अवस्था और पांचवी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक उपभोग की अवस्था कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। बी सही है।
क्या है उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ करने के पीछे? तो मेक इन इंडिया प्रारंभ करने का उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना, विनिर्माण से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करने के साथ साथ देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इस योजना या मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम घोषित करते समय जो लक्ष्य निर्धारित किए, उन लक्ष्यों में भारत को वैश्विक विनिर्माण का हब या केंद्र बनाना, 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के सृजन की बात की गई थी या लक्ष्य रखा गया था। विनिर्माण क्षेत्र को सही ढंग से लागू करने के लिए सेवा और आधारभूत संरचना से संबंधित 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इन्हीं 25 क्षेत्रों पर काम करने की बात की गई थी। यह क्षेत्र भी पूछे जाते हैं कभी कभी, कितने क्षेत्रों की संख्या है, तो 25 क्षेत्रों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना हुई 8 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 5 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1988। तो नाबार्ड की स्थापना डॉक्टर शिवरमन सिफारिश की अनुशंसा पर या सिफारिश पर, डॉक्टर शिवरमन की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी और नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य कर रहा है वर्तमान में। टी परीक्षण विकसित किया था, तो टी परीक्षण सर विलियम गोसे द्वारा विकसित किया गया था। 1880 सही है। 19 दो चरों के बीच संबंध की डिग्री के निर्धारण में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक कहलाती है। सूचकांक, सहसंबंध, प्रकीर्णन कोई नहीं। तो दो चरों के बीच संबंध की डिग्री के निर्धारण में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक सहसंबंध कहलाती है। 19 बी सही है। 20 भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 20 ए सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में खरीफ की फसल नहीं है, चावल, कपास, गेहूँ, मूंगफली। तो अगर फसल के वर्गीकरण की बात की जाए तो रबी, खरीफ और जायद, यह 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रबी फसल के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिन फसलों की बुआई जाड़े में होती है, कह सकते हैं लास्ट अक्टूबर और नवंबर में होती है, तथा यह फसलें लास्ट अप्रैल में काटी जाती हैं। इसी प्रकार से इन रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चावल, मटर, सरसों, मसूर, गाजर, आलू आदि की फसलें आती हैं। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है और इस फसल के अंतर्गत बरसात का मतलब हुआ जुलाई, लास्ट जून और शुरुआत जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और लास्ट अक्टूबर और नवंबर में इन फसल की कटाई होती है और इन फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली की फसल आती है। इसके अलावा जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जिसमें खीरा, ककड़ी और तरबूज की फसल आती है। और इसमें पूछा गया है खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, अर्थात जाड़े के मौसम में बोया जाता है। बाकी फसलें चावल, कपास और मूंगफली बरसात में बोई जाती हैं। तो इस प्रकार से गेहूं जो है रबी की फसल हुई। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, फसल के बोने तथा काटने के समय के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? रबी, खरीफ, जायद। तो रबी, खरीफ, जायद 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल मुख्य रूप से जाड़े में बोई जाती है, खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है और जायद की फसल अप्रैल में बोई जाती है। जाड़े का मतलब हुआ रबी की फसल यानी बोए जाने का समय जो है वह है लास्ट अक्टूबर और नवंबर, तथा बरसात में बोए जाने का मतलब हुआ है लास्ट जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बोई जाती है और जायद की फसल
मार्च अप्रैल में बोई जाती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक न एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार, मटर तथा सरसों के उदाहरण हैं। रबी फसल के, जायद फसल के, खरीफ फसल के, कोई नहीं। तो ज्वार, मटर और सरसों। सरसों आप जान रहे हैं कि ठंडी या जाड़ों में बोई जाती है, तो जाड़ों में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, और बरसात में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं, और मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन गैर खाद्य फसलें हैं? गैर खाद्य फसलों में चावल तो खाद्य फसल है, गेहूं भी खाद्य फसल है, मोटे अनाज भी खाद्य फसल है, और सरसों जो है वह तिलहन की फसल है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज खाद्यान्न फसलें हैं, सरसों तिलहन की फसल है। तो सरसों जो है गैर खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जो फसलें लाभ के लिए विक्रय उद्देश्य से ही उगाई जाती हैं कहलाती हैं खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, गैर खाद्य फसलें। बी तथा सी दोनों सही हैं। तो जो फसलें लाभ के उद्देश्य से विक्रय के लिए उगाई जाती हैं उन्हें नगदी फसल और गैर खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो 25 का डी सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, जब एक मौसम में केवल एक ही फसल उगाई जाती है तो वह कहलाती है एकल फसल, मोनोकल्चर, दोहरी फसल। तो दोहरी फसल तो नहीं होगा, दोहरी फसल में दो फसलें उगाई जाएंगी, और एक फसल में एक मौसम में केवल एक ही फसल, तो एक फसल और मोनोकल्चर दोनों कहा जा सकता है। सी सही है 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित क्रॉपिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है मुख्यतया दोहरी क्रॉपिंग में, रबी फसल में, जायद फसल में, कोई नहीं। तो मिश्रित क्रॉपिंग का प्रयोग खरीफ की फसल में किया जाता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जाड़े में, बरसात में बोई जाती है। बरसात का मतलब हुआ लास्ट जून और जुलाई के महीने में खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा की फसलें आती हैं। तो मिश्रित क्रॉपिंग जो है खरीफ की फसल में की जाती है, जिसमें बाजरा और उड़द एक साथ बोया जा सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सरसों की जीएम किस्म विकसित करने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। दीपक पेंटल को, वर्गीज कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान देने के लिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और दीपक पाटिल। भारत में सरसों की जीएम किस्म विकसित करने का श्रेय दीपक पेंटल को जाता है, और बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 28 प्रश्नों का अध्ययन किया, और यह प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए थे, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन मिलने की लगभग संभावना रहेगी।